हैं और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। क्या नहीं आने देंगे? दिक्कत किसी भी प्रकार की आप लोगों को। स्टार्टिंग द टॉपिक, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी की, उसके बारे में मैंने आपको हेडिंग लिखवाते हुए हम आगे फॉरवर्ड यहाँ पे हो चुके थे, कैरी फॉरवर्ड करी थी चीजें हमने यहाँ तक, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की चारों राजधानियां मैंने आपको बता दी थी, कौन सी कहाँ पे है, किस क्षेत्र की है। और ऑस्ट्रेलिया की जो पर्वतमालाएं हैं वो भी मैंने बता दी थी कि भाई किस तरफ कौन सी पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया की आपको दिखेगी। अब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बाकी चर्चाएं करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ठीक है राज सक्सेना, कोई छोटा टॉपिक ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो बचा हुए पॉइंटर्स जो भी हैं वो हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखेंगे। ये लीजिए, इंपोर्ट ओशिनिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ओके। यहां से आगे मैं स्टार्ट करूंगा ऑस्ट्रेलिया की जो पर्वतमालाएं हैं उनसे आगे का पॉइंटर, ठीक बात है भाई। एक क्षण की प्रतीक्षा आप करेंगे। देखो अब मेरी बात को समझना, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया फेमस है अपनी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के कारण। मतलब ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप जाने और ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में ना जाने, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत यह एडीज और रॉकीज के बाद दुनिया की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। देखो लंबी पर्वतमाला होना, लंबी पर्वतमाला होने का मतलब है हाइट में नहीं, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली वो काफी ज्यादा, मतलब वह एक डिस्टेंस तय करती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, तो आपका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वतमाला है, ठीक है गोलू बड़गोत्ती। लेकिन भाई यहां पर जो पूछा गया है वो लॉन्गेस्ट के बारे में पूछा गया, हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम एक्सपेंशन के बारे में बात की गई है। हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम एक्सपेंशन के बारे में बात की गई है, हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम एक्सपेंशन की बात की गई है, मैक्सिमम एक्सपेंशन की बात यहां की गई है, एक्सपेंशन की बात यहां की गई है। मतलब की बात यह हुई कि सर इसका क्षैतिज नहीं, इसका ऊर्ध्वाधर, इसका सॉरी क्षैतिज, क्षैतिज स्तर पर ही इसका अधिकतम विस्तार है। हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम एक्सपेंशन इसका देखने को मिलेगा, ठीक है रंजीत। तो एंडीज पर्वतमाला सबसे ज्यादा लंबी है, दूसरी रॉकीज है और तीसरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इसको महान विभाजक पर्वत भी बोला जाता है। ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया राज्यों में फैली हुई है। तो ये जो है इस तरीके से पर्वतमाला आप देखते हो, यही पर्वतमाला जो मैंने यहां ड्रॉ करी है, यही वो पर्वतमाला है जिसका जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूं, जिसका जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूं। अब मेरी बात को समझना, ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, यही ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, यही ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, जिसको हम बोलते हैं पूर्वी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया इसको बोलते हैं, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया इसको बोलते हैं, राइट। हम इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया हम इसको बोलते हैं। और इसमें आप समझना यह ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये कहां कहां फैली हुई है सर? क्वींसलैंड में, न्यू साउथ वेल्स में और विक्टोरिया में, इन तीन क्षेत्रों में यह फैली हुई है। अब मेरी बात को समझना, इस पे जलवायु इंपैक्ट क्या पड़ता है। जैसे भारत के अंतर्गत एवरेस्ट है, तो एवरेस्ट का भारत में एक जलवायु इंपैक्ट पड़ता है, क्या पड़ता है कि सर साइबेरिया से और मिडल एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो भारत तक नहीं पहुंच पाती, और अगर माउंट एवरेस्ट नहीं होता तो वो हवाएं सीधी तौर पर पहुंच पाती, और एक ऐसा दौर आता कि पूरा उत्तर भारत जम जाता, लेकिन वो नहीं जम पाता। कारण क्या है? कारण यही है कि हिमालय बाहर की पवनों को रोक लेता है। ठीक उसी प्रकार से जलवायु पे इंपैक्ट क्या पड़ता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का, कि सर जी व्यापारिक पवनें, यानी जो ट्रेड आपकी विंड्स होती हैं, ट्रेड विंड्स जो होती हैं, ट्रेड विंड्स इससे टकराकर इसके पूर्वी हिस्से में भारी वर्षा करती हैं। इसका पश्चिमी जो भाग है वो वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है जब बारिश नहीं होती है, और इसी की वजह से प्यासी भूमि, मतलब यहां पे थ्रस्टी 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 लैंड का निर्माण होता है। तो अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया के जितने भी आपके राज्य हैं वो सब किनारों के सहारे बसे हुए हैं, जितने भी राज्य हैं वो किनारों के सहारे बसे हुए हैं।
ऑस्ट्रेलिया बीच में से खाली है। मतलब ये समझ लीजिए बहुत सारे लोगों को आप देखते हो जिनके बीच में टकला हो जाता है, आसपास बाल रहते हैं। तो भाई ये बिल्कुल उसी प्रकार से है कि साइड 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 तो बाल होते हैं, बीच में से टकला हो जाता है। तो रीजन ऑस्ट्रेलिया में भी यही है कि बाहर की तरफ तो बाल होते हैं, बीच में एकदम वृष्टि छाया क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ईस्टर्न साइड। ट्रेड विंड्स आती हैं जो अपने साथ नमी लेकर आती हैं, वो टकराती हैं, ऊपर उठ जाती हैं, ये वाला क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। समझ रहे हो? तो ये वाली चीज आपको देखने को मिलती है, वो किसकी वजह से? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की वजह से। पेपर में सवाल क्या बन सकता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में किस तरफ है? आप बताएंगे इसके पूर्वी हिस्से में है। किस किस राज्य में है? आप बताएंगे क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया। इन 3 जगहों पे वह फैली हुई है। ठीक है तन में, आगे देखते हैं इसकी लंबाई वगैरह कैसे है। सर इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट क्विस्को है। माउंट क्विस्को इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 28 है और साउथ वेल्स के राज्य में स्थित है। अब न्यू साउथ वेल्स में से ब्लू माउंटेन कहते हैं, वैसे इसको एल्प्स माउंटेन कहा जाता है, और क्वींसलैंड में इसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। यही इसके 3 अलग अलग नाम हैं। दीज आर इट्स रीजनल नेम्स विच आर वेरी फेमस। तो यही इसके रीजनल नेम्स हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। यही इसके रीजनल नेम्स हैं। बात समझ में आई? सर मेरे गांव में तो इसका एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हैं। मेरे पिताजी खुद इसका एग्जाम्पल है। मेरे पापा के बाल उड़े हुए हैं, सर के बीच में से ज्यादा उड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहां आप ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को देखेंगे तो जो न्यू साउथ वेल्स की बाउंड्री है, ये है न्यू साउथ वेल्स की बाउंड्री। न्यू साउथ वेल्स की बाउंड्री के अंतर्गत अगर हम देखते हैं, यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, यहीं पर ये माउंटेन आपका सिचुएटेड है। यही माउंटेन सिचुएटेड है। सबसे ऊंची चोटी इसी में है, 28 मीटर, जिसको माउंट क्विस्को कहा जाता है। इसी को माउंट आल्प्स बोलते हैं, इसी को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं, और इसी को ब्लू माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ भाई जी, आज पॉलिटी की क्लास आपकी होगी। कल कहाँ थे? तबीयत खराब थी। ठीक है, और जो पुराने छात्र हैं वो जानते हैं, ठीक है, कि कुछ समस्याएं चल रही हैं जिस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। नोट कैसे बनाएं? मैं आपको ऐसा करूंगा कि नोट्स की मैं आपको पीडीएफ पहुंचा दूंगा। बात खत्म। ठीक है, याद रखना। ओके, ओके सर, ये भी आपने देख लिया। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कई बार ऑस्ट्रेलिया की देखो, मेरे पास 2 तरीके हैं, मैं आपसे दोनों तरीके डिस्कस कर लेता हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी के 2 तरीके मेरे पास हैं। आई हैव 2 वेज। मेरे पास 2 तरीके हैं। मेरे पास आई हैव 2 वेज। आप खुद बता देना कौन सा चाहिए। 2 वेज टू टीच वर्ल्ड ज्योग्राफी। मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाने के मेरे पास 2 तरीके हैं। पूरी जीएस पढ़ाने के तो हजारों तरीके हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये ए तरीका है। ए तरीके में क्या पढ़ूंगा मैं? कॉन्टिनेंट का बेसिक आपको पढ़ा दूं, कॉन्टिनेंट का बेसिक आपको पढ़ा दूं, फिर आपके लिए सेपरेट पढ़ाऊं, अलग से पढ़ाऊं, लेक्स अलग से पढ़ाऊं, वर्ल्ड लेक्स अलग से पढ़ाऊं, वर्ल्ड लेक्स में पढ़ाऊं अलग से आपको, फिर मैं वर्ल्ड के आपको जो भी आपके रिवर्स है वो अलग से पढ़ाऊं। या दूसरा तरीका मेरे पास है, मैं कॉन्टिनेंट्स को ही डीप में ले जाऊं, कॉन्टिनेंट्स को डीप में ले जाऊं। इससे क्या होगा, फिर आपको अलग से वर्ल्ड लेक पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी के साथ वर्ल्ड लेक आ जाएगा, और फिर इसी के साथ वर्ल्ड रिवर्स आ जाएंगे। और जितने भी इस प्रकार के छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, जितने भी इस प्रकार के छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, तो आप मुझे बताओ कौन सा तरीका मैं यूज करूं। मेरा तो मानना यह है कि मैं कॉन्टिनेंट्स को ही आपको डीप में पढ़ा दूं, है ना, उसमें ही जितने पॉइंटर्स बनने हैं वो वहीं पर आ जाएं, ताकि आपके लिए कैटेगरी अलग से बनती चली जाए, आप चीजों को अच्छे लेवल पे लंबे समय तक याद रख लें। क्योंकि अगर मैं नंबर ऑफ टॉपिक्स बढ़ाऊंगा तो शायद आपको दिक्कत हो। आप बताओ किस तरीके का यूज करूं, ए या बी?
यार आजा, ए वाला सही है यार। इसमें क्या है कि कॉन्टिनेंट अगर बेसिक में पढ़ाते हैं, एक काम करो, आप बी वाले तरीके से पढ़ के देखो, ठीक है। अगर सही नहीं लगेगा तो अपन क्या करेंगे, उसको अलग से पढ़ा देंगे, ठीक है। ठीक है, ए और बी वाले लगभग बराबर स्टूडेंट है, लगभग बराबर स्टूडेंट है। अपन लोग क्या करते हैं, एक बार ना बी वाला आपको पढ़ा के दिखाते हैं, देन उसके हिसाब से आप डिसाइड कर देना। अगले कॉन्टिनेंट से पहले मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये कॉन्टिनेंट पढ़ के देखो बी वाले से, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, आपको फिर पूछेंगे कि भाई आपको कौन सा तरीका बढ़िया लगा, ठीक है। क्योंकि ए तरीका तो सब टीचर्स यूज कर रहे हैं आज की डेट में, आसान होता है बच्चों को मूर्ख बनाना, तो इस वजह से। चलो अपन क्या करते हैं, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया की लेक प्रमुख झीलें बता देते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलें आपको मैं बता देता हूं। दीज आर द फेमस लेक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की फेमस लेक्स हम बता देते हैं, ठीक है। चलो, पहला है आयर लेक, लेक आयर। जो आयर लेक आपको देखने को मिल जाएगी, आयर लेक। आयर लेक जो आपको दिखाई पड़ती है, यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, जो बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। टॉरेंस लेक आयर लेक के ठीक नीचे एक लंबी झील है। देखो बच्चे, ये है आपका आयर्स लेक, इसके ठीक नीचे टॉरेंस लेक है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की झील जो है वो वुड्स लेक है, ठीक है। वुड्स लेक आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं लेक आयर कहां पे है। भाई ये है लेक आयर, दिस इज लेक आयर। लेक टॉरेंस कहां पे है, ये है लेक टॉरेंस। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की वुड्स लेक कहां पे है, ये है लेक वुड्स। अन्य दक्षिण पूर्वी फ्रोम लेक है और गार्डनर है, ये लेक फ्रोम है। और ये है भाई जी आपकी लेक गार्डिनर, ठीक है। हमें 4 लेक देखने को मिलती हैं। अब चारों लेकों में से क्या सारी लेक याद रखनी है, क्यों कवि कमल भाई? नहीं सर, आपको जो लेक याद रखनी है, सर आपको याद रखनी है 3 लेक। आयर लेक क्यों, क्योंकि यह सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट लेक हो जाएगी, इसलिए फेमस है। टॉरेंस क्योंकि इसके साउथ में स्थित है। वुड्स लेक क्योंकि नॉर्दर्न मोस्ट है, नॉर्दर्न मोस्ट है, इसलिए याद रखनी पड़ेगी। फ्रोम लेक की याद रखने की जरूरत नहीं है, और ना गार्डिनर की, ना गार्डिनर की, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की मेजर लेक्स में आप याद रखेंगे। मैं अगर आपसे पूछूं कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो आप बताएंगे लेक आयर सबसे बड़ी लेक है। अगर मैं पूछूं कि नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी है, आप बताएंगे लेक वुड्स। आयर लेक के ठीक नीचे वह लेक कौन सी है जो लंबी स्तर पर फैली हुई है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी लेक कौन सी है? लेक टॉरेंस, ठीक है। आप इस प्रकार से याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलों का क्रम आपको बताना है, उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे ऊपर ग्रेगरी, फिर डिसपॉइंटमेंट, फिर लेक वेल्स, फिर कैरी, फिर लेक कोवन, फिर आपका बॉर्ली लेक, ठीक है। चलो, डेड हर्ट। आयर झील को ऑस्ट्रेलिया का डेड हर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यह मरुस्थल में है, खारी है और लगातार सूख रही है। अगर आपसे पूछे कि लेक आयर जो है, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक है, इसी लेक को डेड हर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यह सर कहां पे है, ये मरुस्थल में, और ये धीरे धीरे सूखती जा रही है, और ये एक दिन खत्म हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की लेकों का नॉर्थ से साउथ की तरफ क्रम, लेक ग्रिगोरी, इसमें कोई सी भी नहीं है वो जो मैं बता रहा हूं आगे, ठीक है, याद रखना। लेक ग्रिगोरी, लेक डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, लेक वेल्स मकर रेखा के बगल में है, मकर रेखा के बगल में आपको देखने को मिलेगी वेल्स, ठीक है, याद रखना। कैरी, कोवान और बार्ली, ये आपकी एडिशनल और इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जो किताबों में जिनका उल्लेख नहीं है, जो मेजरली किताबों में मिलती हैं। वो लेक्स पीछे वाले पेज पे हैं, इस वाले पेज पे वो लेक्स हैं जो लेटेस्ट एग्जाम में आके बन सकती हैं, जिनका जिक्र बहुत अधिक किताबों में नहीं है, ठीक है भोला, या भोला, याद रखना। तो मैंने बताया ग्रेगरी लेक है, डिसअपॉइंटमेंट लेक है, वेल्स लेक है, कैरी लेक है, कोवान लेक है और बॉर्ली लेक है, ठीक है। डेड हर्ट किसको कहा जाता है? सर आयर लेक को कहा जाता है डेड हर्ट। यही जो आयर लेक थी आपकी, लेक आयर, इसी को कहा जाता है डेड हर्ट।
मृत हृदय। और मृत हृदय इसको क्यों कहा जाता है, डेड हर्ट इसको क्यों कहा जाता है? मृत हृदय इसको इस कारण से कहा जाता है क्योंकि ये पूरी तरीके से मरुस्थल में स्थित है और ये धीरे धीरे मर रही है। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, चलो याद रखेंगे। ये वाला पेज चाहो तो आप काट भी दो, तुम कोई पॉइंट नहीं है, कोई इशू नहीं है, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। एक बच्चा पूछ रहा सूख क्यों रही है। भाई जैसे धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग पड़ रही है उसकी वजह से जो बारिश के स्थान थे वो परिवर्तित हो रहे हैं। बारिश के स्थान परिवर्तित होने की वजह से जहां वर्षा चाहिए थी वहां वर्षा हो नहीं रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां मरे और डार्लिंग। लेक मोरे और लेक डार्लिंग। मोरे एंड डार्लिंग, याद रखना। इनका ओरिजिन कहां पे, ये दोनों नदियां कहां से निकलती हैं? ओरिजिन सर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती हैं। दोनों ही कहां से निकलती हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, डिवाइडिंग रेंज से निकलती हैं। और डार्लिंग नदी आकर मरे नदी में मिल जाती है। डार्लिंग नदी आकर मरे में मिल जाती है। याद रखने की ट्रिक है, डार्लिंग के पीछे भागोगे तो मरोगे। ठीक है, अब डार्लिंग नदी आपके पीछे भागेगी तो आपसे मिलेगी। तो डार्लिंग नदी आकर मरे नदी में मिल जाती है। नदियां साथ मिलकर, ये नदियां साथ मिलकर दक्षिण में एनकाउंटर की खाड़ी, एनकाउंटर बे में गिर जाती हैं। वहीं इनका अंत हो जाता है। इनका जो माउथ है वो कहां पर है? सर इनका जो माउथ है, इंटरसेक्शन इनका कहां पर है? इंटरसेक्शन भी है। दोआब क्षेत्र, इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है बहुत उपजाऊ है, जिसे दोआब क्षेत्र कहते हैं। भेड़ पालने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ये यहीं आपको देखने को मिलता है निचले हिस्से में। समझो, डार्लिंग नदी आई, मरे रिवर में मिली, और एनकाउंटर बे में इसने अपना पूरा जल गिरा दिया। विवेक भाई वो आपको पता ही है, जो रेगुलर है वही रहेगा। ठीक है, याद रखना। तो मैंने आपको बताया जैसे इसमें बहुत सारी रिवर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, मोरे और डार्लिंग रिवर ही आप याद रखना, क्योंकि ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती हैं और एनकाउंटर बे में जाके गिर जाती हैं। बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा पूछा नहीं गया है। कभी बाई चांस पूछा गया है मोरे और डार्लिंग नदियां कहाँ की हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा गया है, इसलिए मैं इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर इसमें सवाल पूछे कैसे जाते हैं? विकास, विकास इनसे सवाल ऐसे पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि मुरे और डार्लिंग रिवर कहाँ की हैं, आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया की हैं। कहाँ से निकलती हैं पूछा जा सकता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। कहाँ गिरती हैं? एनकाउंटर बेस में, एनकाउंटर बे में गिरती हैं। नेक्स्ट आगे आप समझेंगे। ठीक है, अन्य जो नदियां हैं वो समझ लो। मिचल नदी आपको यहाँ देखने को मिलती है, गिलबर्ट है, फिलिंडर है। ये तीनों नदियां उत्तर की ओर बहकर कारपेंटिया की खाड़ी में गिरती हैं। ये उत्तर की ओर बहकर गल्फ ऑफ कारपेंटिया में गिरती हैं। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। कूपर और डायमंटेना ये क्वींसलैंड से निकलती हैं और अंदरूनी आयर लेक के अंदर गिर जाती हैं, आयर लेक के अंदर गिरती हैं। विक्टोरिया रिवर है, ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से निकलकर जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में निकल गिरती है। विक्टोरिया जो आपकी नदी है, द रिवर विक्टोरिया, ये क्या होता है? ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया से निकलती है। ये है रिवर ऑफ नॉर्थ है आपकी, रिवर ऑफ नॉर्थ है आपकी। ठीक है, रिवर ऑफ नॉर्थ है आपकी ये। और ये क्या करती है सर? ये नॉर्थ से निकलती है और जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है। बात खत्म। कहां गिरती है? जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है। डायमंटेना क्वींसलैंड से निकलती है और आयर लेक में गिरती है। और मिचेल गिलबर्ट और फ्लियंडर्स सिर्फ गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया में गिरते हैं। सर रिवर्स के बारे में तो बहुत पढ़ लिया सर, मजा आ गया। रिवर्स के बारे में पढ़ के तो मजा आ गया सर। मगर भाई ऐसे ही मजे आते हैं। ठीक है, याद रखना।
आगे हम बात करते हैं, ये बहुत जरूरी है, घास के मैदान। भाई मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में बांटती है। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जो आपके फॉरेस्ट होते हैं वो ट्रॉपिकल ग्रास फॉरेस्ट, और कुछ टेम्परेट ग्रास फॉरेस्ट। मकर रेखा के ऊपर सवाना में घास पाई जाती है। मकर रेखा के दक्षिण में मरे डार्लिंग बेसिन में पाई जाती है, जिसे डाउन्स कहा जाता है। ऊपर सवाना, नीचे डाउन्स आपको दिखाई देंगे। देखो अगर हम बात करते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, कि डाउन्स जो पाए जाते हैं वो मकर रेखा के नीचे हैं, वो टेम्परेट होते हैं, समशीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं। तो कैप्रिकॉर्न के जस्ट नीचे आपको पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन्स होते हैं भाई जी। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर का हिस्सा है। मकर रेखा के उत्तर में ये सवाना है, और मकर रेखा के दक्षिण में मरे डाल देंगे, यहाँ डाउन्स है। डाउन्स याद रखने का तरीका है, आप याद रख लेना कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों पर भूत सवार होता है बॉल डाउन डालने का। बॉल को डाउन डालने का ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों पर भूत सवार होता है। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में कितने बड़े बड़े पेसर्स हैं, मिचेल जॉनसन, मिचेल स्टार्क, जॉस हैजलवुड, ठीक है, मार्कस स्टोइनिस, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया के, डेनिस लिली एक टाइम पे खेलते थे, डेनिस लिली बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, तो ये बॉल बहुत तेज डालते हैं, ठीक है। माइकल क्लार्क, शेन वॉटसन, ठीक है, बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं। तो ये सब लोग क्या है, ये इनके दिमाग में भूत सवार है कि जैसे ही ये बॉल डालेंगे, इनको कोशिश करते हैं बॉल डाउन जाए, डाउन जाए, डाउन जाए। तो इनके दिमाग में भूत सवार है, से सवाना हो जाएगा, डाउन से हो जाएगा डाउन्स। ये घास के मैदान है यहाँ पर, ठीक है, याद रखना। डाउन्स का क्षेत्र गेहूं की खेती और भेड़ पालन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और सबसे अधिक उपजाऊ है। ये जो एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है, ये डाउन्स का मैदान है, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज फेमस फॉर, किस चीज के लिए फेमस है, फेमस फॉर व्हीट क्रॉप, फेमस फॉर व्हीट क्रॉप, गेहूं की खेती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पैट कमिंस, सही बात है। तो इनकी क्या, इनके दिमाग में भूत सवार होता है कि बॉल को डाउन फेंकना है, डाउन फेंकना है बॉल को। साउथ में डाउन्स है, नीचे की तरफ भी थोड़ा डाउन्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं भेड़ पालन और मैरियोना प्रजाति। मेरिनो प्रजाति भेड़, यह एक विशेष प्रजाति है जिस पर बहुत तेजी से और भारी मात्रा में ऊन उगता है। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा ऊन निर्यातक है, ठीक है। इसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया इज, ऑस्ट्रेलिया कैसा है, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़े लेवल का आपका वूल एक्सपोर्टर है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, वूल एक्सपोर्टर है, वूल एक्सपोर्टर है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ मोरियाना नाम की भेड़ पाई जाती है, मैरियानो नाम की भेड़ पाई जाती है, जो बहुत तेजी से ऊन उगा लेती है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेशन। ऑस्ट्रेलिया में जहां भेड़ों को रखा या पाला जाता है, उन बड़े बाड़ों को, घरों को स्टेशन कहा जाता है। इनको बोलते हैं हम शीप स्टेशन। जकारो, भेड़ को चराने वाले मजदूर को यहाँ जकारो कहा जाता है, जिन्हें काम के लिए घास, टोपी, जूते और छड़ी दी जाती है। इनको जकारो बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। क्या बोलते हैं, जकारो। अच्छा, हमारे यहाँ अब धीरे धीरे जमींदारी खत्म होती जा रही है, ऑलमोस्ट लोगों की जमींदारी खत्म हो गई है, यूपी में बात कर रहा हूँ मैं, वेस्टर्न साइड पे। वरना हमारे यहाँ क्या होता था पहले कि हमारे मेजरली घरों के अंदर जो बड़े घर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति को रखा जाता था। वो व्यक्ति घर पे रहेगा, घर का काम कराएगा, और उसके एवज में उसको खाना वगैरह दिया जाता था प्रॉपरली, फैमिली मेंबर की तरह ही उन्हें ट्रीट किया जाता था, ठीक है। हमारे यहाँ ये मेजरली एक कॉमन प्रैक्टिस थी। तो यहाँ पे वो जो व्यक्ति होते थे वो किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र के हो सकते थे, और उनको रखे जाने के पीछे का ध्येय केवल यही होता था, सो दैट कि वो खेत वगैरह के काम कर पाए। और ऐसी परिस्थिति में अब धीरे धीरे वो चीजें खत्म होती जा रही हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, इस तरीके के जो लोग होते हैं और जो ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार के लोग होते हैं, उनको जकारो कहा जाता है। भेड़ों को चराने वाले मजदूर होते हैं, उनको जकारो कहा जाता है, जिन्हें काम के लिए घास, टोपी, जूते और छड़ी दी जाती है, जकारो। हमारे यहाँ उन्हें सिरी बोलते हैं, हमारे यहाँ पे।
हमारे एरिया में उनको बोलते हैं सिरी। आपने एंडी कुंडू का एक गाना सुना होगा, ठीक है, चलो, हमारे बाइया तो अभी बढ़ के ऐसे सिरी देखिए, मतलब उसमें एक लाइन है वो ऐसे है कि रूट्स गाना है, बिंटू पापड़ा, एंडी कुंडू, तो उसमें है रूट्स गाने में, मारे बाइया ते भी बढ़ के ऐसे सिरी देखिए, तू कांडा में भी हाथ गाल दे, होली पे सुआड़ी देख के मेरे फोटो खींच खींच गिरेगी, वो वाला गाना आपको दिखाई देता है, उसमें कहते हैं हमारे बाइया ते भी बढ़ के ऐसे सिरी देखिए, तो वो सिरी आपको यहां दिखाई पड़ेगी। नेक्स्ट, आपको मैंने बताया, और वही जो हमारे यहाँ सिरी होते हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं जैकारो, ठीक है, याद रखते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं, लीजिए आगे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल जो होते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। डेजर्ट, देखो दुनिया के सबसे ज्यादा जो मरुस्थल है, यानी आपकी एरिड लैंड, एरिड लैंड, इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, और ये सबसे गर्म मरुस्थल है। जैसे ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में है। देखो ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न हिस्सा है, ये लाइन खींची हुई है, आप देख रहे हैं, इधर साइड ज्यादातर बसापत है, जो ईस्टर्न साइड है इसकी, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। तो अभी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का ही चर्चा हम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ग्रेट सैंडी देखने को मिलता है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट दिखाई देता है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में, मतलब ये है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। नेक्स्ट है गिब्सन, ये ग्रेट सैंडी के ठीक नीचे है, ये मध्य पश्चिम भाग में है, ये वाला। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल डेजर्ट, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो गिब्सन के नीचे है और दक्षिण पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है आपका बिल्कुल नीचे की तरफ है। याद रखने का तरीका क्या है, इसको याद रखने का तरीका थोड़ा सरल हो जाएगा। याद आप कैसे रख पाओगे, आप याद ऐसे रखोगे कि भाई सीधे तौर पर इसके बारे में जो भी डिटेल्स आए उनको सारे को लिखने के बजाय आप ये पीडीएफ देख लेना, लिखना चाहो तो बहुत अच्छा है। अभी और भी डेजर्ट्स हैं, ठीक है, मैंने आपको 3 डेजर्ट बताए, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। इसकी बात है तनामी, तनामी यह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और क्वींसलैंड की सीमा पर स्थित है, इसको तनामी बोलते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड पर है। सिम्पसन आपको देखने को मिलता है, यह मिडल ईस्टर्न भाग में फैला हुआ सिम्पसन डेजर्ट है, ये मिडल ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है। स्टुअर्ट स्टोनी है, सिम्पसन के पास एक छोटा सा मरुस्थल है। उत्तर से दक्षिण का क्रम अगर देखते हैं, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, याद रखना, ठीक है, याद रखेंगे। अरे बिल्कुल कवि भाई, ठीक है, मैंने आपको बताया। अब इसमें बहुत ज्यादा जरूरी कौन सा है, वो है आपका सिम्पसन। आपको एक पीला सा कार्टून याद होगा, कहते हैं कि उस कार्टून में जो जो चीजें बताई गई हैं वो आज धीरे धीरे होती जा रही हैं। उस कार्टून का नाम है सिम्पसन कार्टून। तो क्योंकि सिम्पसन कार्टून धीरे धीरे बहुत ज्यादा फेमस हो गया, इसी कारण से कहा जाता है कि जो सिम्पसन डेजर्ट है ये पेपर के लिए एक बहुत जरूरी एसेट आपका बन सकता है, पेपर में बार बार पूछा जा सकता है, इसलिए ये जरूरी है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स मैंने आपको बताए, ठीक है, ओके। अब ये वो पॉइंट है जो बहुत ज्यादा जरूरी होगा, आय हाय हाय, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपने ऑस्ट्रेलिया देख लिया है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास आपको 3 जल डमरू मध्य दिखाई देंगे, ऑस्ट्रेलिया के आसपास आपको 3 जल डमरू मध्य दिखाई देंगे जो बहुत जरूरी रहेंगे। पहला हम बात करते हैं, जल संधि वह होती है, वाटर स्ट्रेट वह होता है, वाटर स्ट्रेट वह होता है जो 2 जल निकायों को जोड़ता है और स्थलों को अलग करता है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले टॉरस जल संधि है, टॉरस स्टेट है, ऑस्ट्रेलिया, कैपियार्क और न्यू गिनी को अलग करती है, कोरल सागर और अरारापुरा सागर को जोड़ती है। जो टॉरस है ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को अलग करती है, दिस इज पैपुआ न्यू गिनी, यही है
पैपुआ न्यू गिनी, ये है ऊपर पैपुआ न्यू गिनी। इसके बीच में आपको दिखाई देगी टॉरस जल संधि, बीच में क्या दिखाई देगी, टॉरस जल संधि दिखाई देगी। और ये जोड़ती किस किस को है, कोरल सागर और अरारापुरा सागर। यह है आपका कोरल सागर और अरारापुरा सागर आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। कोरल, कोरल सी और अरारापुआ सी, अरारापुआ। नेक्स्ट बास जल संधि है, ये विक्टोरिया को अलग करती है। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि और तस्मानिया द्वीप को अलग करती है। ये तस्मान सागर और ऑस्ट्रेलिया ब्राइट को जोड़ती है। ये है आपका तस्मान सी और ये ऑस्ट्रेलिया ब्राइट, ऑस्ट्रेलिया ब्राइट इनको अलग करती है। कुक वाटर स्ट्रेट है, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग करती है। जेम्स कुक के नाम पर यह बनी है। ये क्या करती है, न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को अलग अलग करती है। ये है आपका नॉर्दर्न न्यूजीलैंड, ये आपका सदर्न न्यूजीलैंड, एसनसेड। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कुक वाटर स्ट्रेट। कुक का मतलब होता है खाना बनाना। ये अंदरूनी इनकी बातें कुछ कुक हो रही हैं, तो वो हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, इनकी अंदरूनी कुछ बातें कुक हो रही हैं, याद रखना। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ। ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत जरूरी है। जैसे जरूरी आपको देखने को मिलती है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक उसी प्रकार से ये भी जरूरी है। तो मैंने क्या बताया, जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से ग्रेट बैरियर रीफ भी जरूरी है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है मूंगे की चट्टानें हैं। प्रवाल भित्ति क्या होती है, समुद्र में पाया जाने वाला एक जानवर होता है प्रवाल। प्रवाल जब अपने खोल को छोड़ देता है तो प्रवाल भित्ति बन जाती है। जो मूंगा होता है, जब मूंगा अपने खोल को छोड़ देता है तो मूंगा चट्टान बन जाती है, तो वही बनती है प्रवाल भित्ति। ये प्रवाल भित्ति कई बार इतनी सारी एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं कि वहां पर पूरी भूमि बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे लक्षद्वीप को आप देखिए, आपको क्या लगता है, क्या लक्षद्वीप मिट्टी से बना है? बिल्कुल नहीं। लक्षद्वीप मूंगा चट्टानों से बना है, कोरल रीफ से बना है। बहुत सारी मूंगा वहां पर अपने अपने खोल छोड़ जाती हैं, अपने अपने कवर्स को छोड़ जाती हैं, और इसी वजह से हमें पता लगता है कि सर यह मूंगा चट्टानें बन गई। ऑस्ट्रेलिया का जो आपको नॉर्थ का ईस्टर्न हिस्सा देखने को मिलता है क्वींसलैंड के पास, जिसको कैरोल सागर बोलते हैं, वहां पर यह है 2300 किलोमीटर तक फैली है, जिसको कहा जाता है द गार्डन ऑफ द वाटर, पानी का बगीचा। इसको बोलते हैं हम लिविंग मिरेकल, लिखा होगा सब कुछ। ऑस्ट्रेलिया की इसकी लोकेशन जरूरी है, पेपर में पूछी गई है, मेरे खुद के पेपर में लोकेशन पूछी गई है कि भाई कहां पर है। सर ये नॉर्दर्न ईस्टर्न कोस्ट पे है, नॉर्दर्न ईस्टर्न कोस्ट पे है, नॉर्दर्न ईस्टर्न कोस्ट पे है, कोरल सागर के पास है, कोरल सी के पास है, कोरल सी के पास है। दूसरा विस्तार महत्व, ये 2300 किलोमीटर तक फैली है। इसको क्या कहा जाता है, गार्डन ऑफ वाटर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, गार्डन ऑफ वाटर, वाटर इसको कहते हैं। और हमने इसको क्या बोल रखा है, लिविंग मिरेकल भी बोल रखा है। इसको हम लिविंग मिरेकल भी बोलते हैं। दूसरा 1981 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था। यहां से औषधियां, जड़ी बूटियां मिलती हैं जो अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। या बहुत बड़े लेवल पर अर्थव्यवस्था के लिए जड़ी बूटी मिलती हैं। इनका दोहन कौन करता है, इनको निकालता कौन है? ठीक है बताओ। बंशी,
इनको निकालता कौन है बताइए? इनको ऑस्ट्रेलिया ही निकाल सकती है क्योंकि उन्हीं के दोहन क्षेत्र में आती है। क्योंकि उन्हीं के दोहन क्षेत्र में आती है, इनको ऑस्ट्रेलिया ही निकालता है। ये उन्हीं के दोहन क्षेत्र में। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया वॉज डिस्कवर्ड बाय द कुक। सुबसीस, परफेक्ट। थैंक यू सचिन, आपका बहुत बहुत आभार भाई सचिन। आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है, क्या क्या चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। देखो अब भाला भाई, ये सारी चीजें हैं ना, इतने सारे टॉपिक्स आपके, ये तब नहीं बन पाएंगे जब मैं सेपरेट पढ़ाऊंगा, ये अभी बन सकते हैं। अब इसमें बॉक्साइट समझिए, पूरी दुनिया में बॉक्साइट के लिए केप यॉर्क जो आपका पेनिनसुला है, केप यॉर्क पेनिनसुला, ये प्रसिद्ध है। और ये है वेइपा खान से भारी मात्रा में बॉक्साइट एक्सपोर्ट होता है। और वेइपा कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया से बॉक्साइट अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, बहुत मैक्सिमम नहीं है। क्वींसलैंड राज्य में माउंट ईसा आपको देखने को मिलता है, जहां कॉपर के लिए विशाल भंडार है। कहां पे? माउंट ईसा। अरे कोई ईसा मानस हो जो मैंने बात बतावे है, तो इसी बात को ना भाई साहब देखो एक बार। तो इसी बात से कि जो मैंने यहां बताई है कि जो ईसा माउंटेन है वो तांबे के लिए फेमस है, क्वींसलैंड में है। और केप यॉर्क पेनिनसुला बॉक्साइट के लिए फेमस है। ठीक है राज, आगे बढ़ो। सोना, विक्टोरिया मरुस्थल के बीच दो विश्व प्रसिद्ध सोने की खाने हैं, कालागुर्दी और कालगार्डी। भारी मात्रा में सोना यहां से निकलता है। कहां से? कालगुर्दी से और कूलगॉर्डी से। कालगुर्दी, कूलगार्डी आपको देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया में। कोयला, कोयला सर हंटर वैली से निकलता है। एक हंटर वैली है जो इसके किस साइड है सर? न्यू साउथ वेल्स, यानी इसके ईस्टर्न साइड आपको देखने को मिलती है। ईस्टर्न साइड आपको देखने को मिलता है न्यू कैसल और हंटर वैली। कोयले के लिए प्रसिद्ध है और निर्यात के लिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे प्रमुख है। अगर कोयला आपको निर्यात करना है आप ऑस्ट्रेलिया से कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक संपन्न देश है, क्योंकि यहां पर कोयला भी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, उत्सृत कुएं आपको दिखाई पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल बीचों बीच मरुस्थलीय क्षेत्र में एक ऐसे प्राकृतिक कुएं पाए जाते हैं जिन्हें बिना किसी मोटर के स्वतः अपने आप पानी निकलता रहता है। मतलब कुछ ऐसे भी जो ऐसे कुएं होते हैं जहां आप गड्ढा कर दीजिए और गड्ढा करने की वजह से इसमें से खुद स्वतः पानी निकलता रहता है। इनको हम आर्टिसियन वॉल कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिसियन वॉल इनको कहा जाता है, क्योंकि ऐसे कुएं हैं जिसमें मोटर की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया का जो मध्य भाग है, यह एलिस स्प्रिंग है जो प्राकृतिक गैस और तेल के लिए प्रसिद्ध है। लोह इस्पात, एडिलेड क्षेत्र के अंदर आयरन और बहुत अच्छी खासी मिल जाती है। एडिलेड क्षेत्र इसका आपको दिखाई पड़ता है साउथ की तरफ, साउथ में देखने को मिलता है एडिलेड। सुभाषिस कह रहा है सर आपके हेयर का रूटीन क्या है? कोई रूटीन नहीं है भाई साहब। सोना कहां से आता है? सोना एक नेचुरल एलिमेंट है। द गोल्ड इज ए नेचुरल एलिमेंट। द गोल्ड इज ए नेचुरल एलिमेंट। ठीक है, ठीक है वंशी भाई, आगे बढ़िए। वनस्पति समझ लीजिए, यहाँ का सबसे प्रमुख वृक्ष जो है वो यूकोलिप्टस है, सफेदा है, जिसे पर्यावरण के लिए आतंकवादियों का पौधा भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत पानी सोखता है। सफेदा इतना खतरनाक पौधा होता है, इसको हम बोलते हैं द टेररिस्ट प्लांट, क्योंकि ये बाकियों का पानी भी दबोच लेता है। दूसरा, पक्षी एम्यू है, या ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी एम्यू आपको दिखाई देता है, एम्यू।
ठीक है। एम्यू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है। पशु क्या है, कंगारू है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। कोकबूरा आपको है, ये हंसने वाला पक्षी है, लाफिंग बर्ड इसको बोलते हैं कोकाबूरा को, ये कोकाबूरा है। इंडिया के अंदर ब्लू कोकबूरा होता है जिसको किंगफिशर बोलते हैं, इंडिया में ब्लू कोकबूरा होता है जिसको किंगफिशर बोलते हैं। ये ही ऐसे भी करता है, प्लस ठे 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 करता रहता है, पेड़ों में खुदाई कर देता है, एक तरीके से वुड पिकर की तरह, बट काफी फेमस है, मछलियों को बहुत क्रूशली पकड़ लेता है, बहुत सटीक तरीके से। ठीक है राज भाई। आतंकवादियों का पौधा सफेदा है, सफेदा बहुत ज्यादा पाया जाता है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। इसको बोला जाता है यूकालिप्टस सफेदा। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बंदरगाह भी देख लीजिए, और बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। डार्विन खनिजों के निर्यात के लिए उत्तरी तट है। ठीक है, एडिलेड और पर्थ है, बॉक्साइट वाइन और खनिजों के लिए है। सिडनी है, ब्रिस्बेन है, पूर्वी घाटों पर है। न्यू कैसल है, कोयला निर्यात के लिए है, और ये ईस्टर्न साइड है। एक और चीज इसमें देखना है, एक और चीज आपको यहां पर देखना होगा कि सर यहां पर जलवायु और वाइन उत्पादन कैसा है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से जैसे पर्थ से लेकर एडिलेड तक 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, पर्थ से लेकर और यहाँ एडिलेड तक, यहाँ भूमध्य जलवायु पाई जाती है, भूमध्य सागर के पास है। यहाँ रसदार फल, इस जलवायु में अंगूर और संतरे जैसे रसदार फल प्रचुर मात्रा में होते हैं। रसदार फलों की अधिकता के कारण पर्थ, एडिलेड और तस्मानिया क्षेत्र में वाइन का बहुत बड़ा उद्योग होता है, क्योंकि ग्रेप से यहाँ पर वाइन बना ली जाती है। तो वो यहाँ पर इसलिए बनाई जाती है क्योंकि ये जो एरिया है, वो जो एरिया आपको देखने को मिलता है यहाँ भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर आपको देखने को मिलता है, यानी जो इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर के नियर बाई होते हैं ना ये, या फिर आप इनको कह सकते हैं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है, मेडिटेरेनियन टेरेनियन क्लाइमेट आपका यहां होता है, और इसलिए यहां पर रसदार फल पाए जाते हैं। मोर पल्प यहां पाया जाता है, मोर पल्प इन फ्रूट्स पाया जाता है, मोर पल्प इन फ्रूट्स पाया जाता है, और इसी वजह से फ्रूट्स में ज्यादा पल्प होने की वजह से यहां अधिकता है वाइन की, वाइन प्रोडक्शन ज्यादा है। ठीक है, बंदरगाह मैंने बता दिया। न्यूजीलैंड को और देख लीजिए, न्यूजीलैंड दो भागों में बटा हुआ है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। कैपिटल है वेलिंगटन जो नॉर्थ पे है, वेलिंगटन है जो दुनिया की सबसे दक्षिणतम राजधानी है, और यह आपकी कहां पर है, तेरे नॉर्थ न्यूजीलैंड में दिखाई पड़ेगी। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है, और मुद्रा इसकी न्यूजीलैंडी डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर है। मैंने बताया ये न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया के साउथ में है, हिस्से इसके दो हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। जो कैपिटल वेलिंगटन है वह आपकी नॉर्दर्न, आपका जो न्यूजीलैंड का आइलैंड है वहां पर है। बीच में इसके कुक वाटर स्ट्रेट है, कुक जल संधि है। दूसरा, न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप पर सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक है, सबसे लंबी पर्वतमाला है माउंट कुक, न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक में है, एल्प्स पर्वत। न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर स्थित सबसे लंबी पर्वतमाला है एल्प्स। ठीक है, याद रखना। पहला वाला पॉइंट आप हटा देना, रिमूव द फर्स्ट पॉइंट, ये गलत आ गया है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो इसमें नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड के बीच में, साउथ न्यूजीलैंड के बीच में क्या है, कुक वाटर स्ट्रेट है, वाटर स्ट्रेट है, कुक वाटर स्ट्रेट है। दूसरा, माउंट कुक, न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है। कैंटरबरी प्लेन्स न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं और गेहूं के उत्पादन के लिए फेमस है कैंटरबरी प्लेन्स। सबसे बड़ी झील आपके टपुओ लेक है, और सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है, सबसे फेमस भी यही है। मैंने बताया था ना मेरी बुआ की लड़की न्यूजीलैंड में, तो वो ऑकलैंड में है। ठीक है आदित्य, नेक्स्ट आपका ये बचा कि मूल निवासी न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी कहलाते हैं, जो पहले ही न्यूजीलैंड में थे माओरी हैं। राष्ट्रीय पक्षी किवी है। फल, किवी नाम का एक प्रसिद्ध फल भी है जो यहीं पाया जाता है। दोनों अलग अलग होते हैं। इसी के साथ आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट खत्म होता है।
अगली क्लास में हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट शुरू करेंगे, वो छोटा है। अब बताओ भाई कैसा लगा ये वाला पैटर्न? कल फिर क्या करूं, हल्का सा डिटेल देख के बाकी सबके बारे में पढ़ाऊं, या इसी तरीके से आपके लिए चीजों को आगे बढ़ाऊं? माओरी ट्राइब यहीं की है भाई, माओ ट्राइब मणिपुर की है। क्या आप जो जीके पढ़ा रहे हैं क्या वो इनफ रहेगा? हाँ भाई शुभम, इनफ रहेगा। आपसे पढ़कर अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत आभार सचिन भाई। ठीक है, अब हम कल मिलते हैं। नोट्स आपके तुरंत मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बताए थे सर, किस चीज को? कीवी को? भाई ऑस्ट्रेलिया में एमयू बताया था यार, थोड़ा सा एक बार देखना जाके। ऑस्ट्रेलिया में बाबू एमयू बताया था मैंने। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।